खत्री, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम। और आज हम खास मुलाकात में हमारे साथ खास शख्सियत हैं सुरेंद्र जलंधरा जी, जो कि चुनाव के प्रत्याशी और भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और फिलहाल अभी हनुमानगढ़ में हैं और पंजाब से हैं पीछे से, और पेशे से एक एडवोकेट भी हैं। तो आज इनसे बातचीत करते हैं खास मुलाकात में और इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि टिकट की दावेदारी ये दिखा रहे हैं और क्या इनको लगता है और किस मुद्दों से ये आगे चुनाव लड़ेंगे और क्या इनकी रणनीति रहेगी चुनाव में अगर टिकट मिलती है, और बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, पहली बार आप मेरे निवास पर पहुंचे। तो सर, आप दावेदारी दिखा रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस में अगर हम माने तो यहाँ ऑलरेडी पहले बड़े दिग्गज हैं और दिग्गजों के बीच में आके आपने टिकट की दावेदारी की है, तो आपको क्या लग रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता माना जाता है। दिग्गज जैसा शब्द ये एक बाहर के शब्द है, पार्टी के अंदर हमारे दिग्गज जैसा कोई चीज होती नहीं है। और दूसरा, इस पार्टी के अंदर बड़ी तकड़ी डेमोक्रेसी है कि कोई भी टिकट का प्रयास कर सकता है, टिकट का मांग सकता है। तो ये मेरा प्रयास है, मैं टिकट मांग रहा हूँ। और जो मेरे पार्टी में पुराने यहाँ से, चाहे वो विधायक रहे हैं, चाहे जिनको आप दिग्गज कह रहे हो, वो मेरी आदरणीय है, मेरे सम्माननीय है। और पार्टी जहाँ सिंबल देगी वो भी वहाँ रहेंगे और मैं भी वहाँ रहूँगा। आपने दावेदारियां तो और भी लोगों ने दिखाई, लेकिन आपने मजबूत दावेदारी दिखाई है, तो उसका क्या कारण है सर? मैं जो काम करता हूँ उसमें मजबूती झलकती है। मैंने कुछ अलग नहीं दिखाया, जो काम करता हूँ। और क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो बहुत ईमानदारी से करता हूँ। और ये भी मैं एक चीज यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो मतदान एक, और मत को, वोट को एक अमूल्य बोला जाता है, और इस दान से जो व्यक्ति विधायक बनता है वो आपका एक बेहतरीन सेवक होना चाहिए। और वो सेवक हो सकता है, होना चाहिए। मुझे यूँ लगता है कि मैं एक बेहतरीन सेवक होऊंगा अगर ये ऐसा मौका मिल जाता है तो। और ये मेरी पीड़ा रही है कि दान के पेटे जो शक्ति आती है और उससे अगर लोगों में घमंड आ जाता है तो वो लोकतंत्र के लिए दुखदायी है। आपने मजबूत दावेदारी भी दिखाई, अभी आप अच्छे कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जैसे गांव में और डोर टू डोर आप जा भी रहे हैं, तो वहां पे आप जा रहे हैं तो आप किस तरह का माहौल वहां मिल रहा है? मुझे बेहतरीन, मुझे एक अच्छा लग रहा है। सबसे बढ़िया तो ये बात लग रही है कि देखो जी, वोट हम बीजेपी को देंगे, जिसके पास सिंबल आ जाएगा उसको देंगे। एक बेहतरीन बात तो मेरे को ये लग रही है। दूसरा ये कि जब मैं भय, भ्रष्टाचार और नशाखोरी की बात करता हूँ तो लोग बहुत दुखी होते हैं और लोगों का बड़ा मेरे को संबल मिलता है। ये विषय है, इस विषय के अगर आप चलोगे तो हम जिंदगी में भूलेंगे नहीं। भय, भ्रष्टाचार और नशा ये मुक्त होना चाहिए। लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट है। नशे के 25-25 साल के बच्चे हनुमानगढ़ के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो अपने जीवन लीलाएं खत्म की है। और नशा मैं यूं समझता हूं कि एक बीमारी नहीं है, ये तो कोरोना से बहुत बड़ा महारोग जो इस वक्त हमारे इस हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर जो नशे का जो फैलाव हो रहा है उसके ऊपर सचेत होना सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों की है। और मैं अगर जनप्रतिनिधि बना तो मैं मेरा जीवन समर्पित कर दूंगा इस बीमारी को खत्म करने के लिए। सर, हर आदमी जब चुनाव लड़ने के लिए आता है और चुनाव के लिए जो लेके आता है वो बेरोजगारी और आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों मुद्दों को लेके आते हैं। लेकिन आपने तो 3 जो मुद्दे पकड़े हैं वो अलग ही मुद्दे पकड़े, इनसे हटके मुद्दे पकड़े हैं। हाँ, ये सामान्य एक प्रक्रिया है। ये शिक्षा है और विकास है, ये सामान्य प्रक्रिया है और ये प्रोसेस है गवर्नमेंट का, ये चलता रहता है। परंतु जहाँ समस्या जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जनप्रतिनिधि का मुख्य काम वो होता है, क्योंकि जो लोकतंत्र के खिलाफ है और जो अल्टीमेटली हमारा सिस्टम उसके अंदर घुल मिल रहा है। हमने हमारे सिस्टम को सुधारना, कुछ नया करना ही नहीं है। और इस सिस्टम में सरकार का पैसा नहीं लगेगा। ये इतना बड़ा है कि भ्रष्टाचार को रोकना, नशाखोरी को रोकना, लोगों को भयमुक्त करना, इसमें 1 रुपया सरकार का नहीं लगने वाला। सिर्फ जनप्रतिनिधि को मुस्तैद होके ईमानदार रहना है। जब वो ईमानदार रहेगा तो कौन से किसी पुलिस अधिकारी की, प्रशासन अधिकारी की हिम्मत पड़ जाएगी कि वो लोगों से पैसा ले लेगा। और वो पैसा लेता है तो मैं ये कहता हूं कि वो जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि रहने के लायक ही नहीं है। हनुमानगढ़ सर बॉर्डर माना जाता है राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का,
और पाकिस्तान का भी बॉर्डर माना जाता है। और यहाँ पर जो नशा है वो बढ़ता हुआ नशा, और युवा भी नशे की गिरफ्त में जा चुके हैं। जैसे आपने नशा और आपने इसके अलावा 2 मुद्दे और पकड़े आपने, तो जो नशे को ख़त्म करने के अगर आपको विधायक चुनती है जनता, तो आप नशा कैसे ख़त्म करेंगे, क्या आपके पास इसके लिए? बहुत बढ़िया बात। पहली बात तो ये है कि मैं सरकार से सीधा सीधा आगाह करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि ये मात्र नशा नहीं है। ये आप देखो, रोज अखबार में आता है ड्रोन आया इतने किलो, आप जो इसको चीटा बोलते हो, स्मैक बोलते हो, ये डाल के चला जाता है। और फिर क्या होता है, वो हमारे ही भाई उनमें से उसके कैरियर बनते हैं, वहां से उठाते हैं और वो बांटते हैं। तो ये हम 2 चीज मैं मानता हूं कि नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर नशे का पैकेट नहीं डाल रहा, उसने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम डाला है, हमें इतना सचेत रहना चाहिए। और उसको जो कैरियर है, जो उसको आगे फैलाव करता है, वो हमारे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, हमें ये मानना चाहिए। और इसको रोकेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ पुलिस तंत्र, थाने तक का पुलिस तंत्र। उसको क्या करें? एक तो सरकार उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें, एक ये कि उन पर थोड़ा सा कि ये शिकंजा, ये कि उनके ऊपर का दबाव है, ये एसपी का, एडिशनल एसपी का, ये अनावश्यक दबाव होता है उनका, और राजनीतिक दखलंदाजी से दूर कर दो। उनको ये कह दो कि आप ड्यूटी का पालना बेधड़क निश्चिंत होकर करो, चाहे चुने हुए विधायक का बेटा, बाप, भाई अगर इस शिकंजे के अंदर आता है, बख्शना नहीं है। मुझे ये लगता है हमारी पुलिस इतनी सक्षम है, इसकी एक बार इस दिशा के अंदर उसको खुली छूट तो दो, नशा खत्म हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं इस राजनीति मुद्दे से थोड़ा हटके बात करूंगा। आप जिस पेशे से हैं, वकालत पेशे से हैं, एडवोकेट हैं, पुलिस का ये कहना है कि हम अपनी जान जोखिम में डाल के पकड़ के लाते हैं मुजरिमों को, और एडवोकेट जो वकील हैं वो उनको छुड़वा देते हैं चंद पैसों के लिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 चीज होती है। ये क्या होता है कि एक न्यायिक सिस्टम होता है, वो अपने आप काम करता है। न्यायिक सिस्टम का हिस्सा होता है, चाहे वो मुलजिम का वकील होता है, वो एक न्यायिक सिस्टम का हिस्सा होता है। और न्यायिक सिस्टम के हिस्से के तहत जो पुलिस जिसको गिरफ्तार करती है, वो 100% सत्य नहीं होता ना। समस्या ये है, एक कहावत है कि 100 अपराधी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिले। ये हमारी हालांकि पुरानी कहावत है ये, परंतु कहावत तो है। और दूसरा ये कि यहाँ पर भी एक्चुअली एक पैसा काम करने लग गया। और मुझे अच्छा लगा कि पिछले दिनों जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये बातें कही गई कि न्यायालय के अंदर चेहरा देखकर फैसले होते हैं, ये बड़ा खतरनाक वाक्य है, बड़ा खतरनाक वाक्य है, परंतु ये वाक्य है ना। और न्यायालयों को सचेत होना पड़ेगा, इसलिए न्यायालयों की आंखें एक तस्वीर होती है, न्याय की मूर्ति की होती है, आंखें बंद क्यों होती है? चेहरा दिखता कैसे है? चेहरा दिखना नहीं चाहिए, जो बात बोल रहा है उसकी बात सुननी चाहिए। तो ये पूरी व्यवस्था के अंदर एक सिस्टम में सुधार करना बहुत आवश्यक है। वकील अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो। पर अगर पुलिस ईमानदारी से एक केस को प्रमाणित कर दे, और पहले पता होता है पुलिस को कि कौन सी खामी होगी, वकील कौन सी खामी का फायदा ले सकते हैं। खामी मत छोड़ो, वकील क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो सच्चा है वो सच्चा है, और जो सच्चा है वो सजा भुगतेगा। एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, अभी जनता का ये सवाल है कि जब कोई भी चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी मैदान में उतरता है, वो बड़े बड़े दावे करता है। अब क्योंकि लोगों ने ये देखा है आज तक कि ऐसा होता है, और मेरे लिए तो ये है कि मेरे लिए तो मैं आपको बताऊं कि बार संघ ने एक प्रस्ताव पास किया है कि हम चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य क्यों ना हो, सुरेंद्र जलंधर को टिकट मिले और सुरेंद्र जलंधर के लिए हम प्रचार करेंगे उसकी ईमानदारी के बिहार पर, और इसकी ईमानदारी और इसकी जो संघर्षशील की क्षमता है, तो इसके बिहार पर। ये मेरा सबसे बड़ा मेरी कमाई है इस जीवन की। दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रहे हो कि 10-10, 20-20 लोग जाते हैं, मैंने आपको ध्यान नहीं है, मैंने मेरे जो इलेक्शन अगर मैं लड़ूंगा और मेरे को सिंबल मिलता है, तो सबसे पहले तो मैं यही डिसाइड करूंगा कि समाजों में बहुत लोग हैं जो ईमानदार है, परंतु इस राजनीति के जोखिम भरे राह पर वो चल नहीं सकते। उनको आप आगे लेके आओ, भी जो सेवा करना चाहता है वो आप आगे आओ। और मैं सबसे पहले उनको एक बात कहूंगा, मैं एक बात कहता हूँ कि हम देखते हैं हनुमान जी की एक तस्वीर होती है, इसके अंदर राम और सीता बैठे होते हैं, छाती उनकी खुली होती है। तो क्या उन्होंने छाती थोड़ी खोली थी, उन्होंने अपने व्यवहार के अंदर राममय बना दिया था कि मेरा व्यवहार राममय है। चुने हुए प्रतिनिधि को अपना व्यवहार ईमानदारी से भरा हुआ, लबालेज ईमानदारी से ऐसा रहना चाहिए। और उसके बाद में उसको 10, 20, 25 आदमी की एक समिति बना दे कि देखो भैया, इसी राह पर हमने ईमानदारी की राह पे चलना है।
तो मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी को आना पड़ेगा। पहली बात यह है, सिस्टम ईमानदार हो जाए, पुलिस तंत्र ईमानदार हो जाए, तहसील तंत्र ईमानदार हो जाए कि भाई पैसा नहीं लेना किसी से और टाइम से काम करना है, तो लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे, जरूरत कहाँ रहेगी। और फिर भी शहर के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 आदमी 15 आदमी ऐसे हो जो 24 आवर चिंता करे, जनता की चिंता करे। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे ये नहीं है कि मुझे अब ये धंधा थोड़ा ही होता है कि हमने तो आरती की दुकान कर ली और ये 100 साल चलनी चाहिए। नहीं भैया, मेरे तो सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल के अंदर मैं तो कहता हूँ कि मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी को 2 चुनाव से ज्यादा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। और 2 के बाद में उसको इतनी पेंशन देती है सरकार, इतनी सुविधाएं देती है, वो इसलिए देती है कि आप काम करो ना। और आपका कद इतना बड़ा हो जाता है कि आपको चाहे कोई भी अधिकारी है, कोई भी प्रशासन तंत्र है, वो आपको बड़ा इज्जत देगा कि आप एक्स एमएलए हो और आप ईमानदार एमएलए हो, आप लोगों का काम करो ना। तो ये जब ये समस्या क्या आती है कि हर बार में ऐसा नहीं है, बार बार मैं ऐसा, मेरा तो तंत्र ही नहीं रहेगा। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि अगर मुझे सिंबल देती है तो मैं सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ूं। और दूसरी बात तो लड़ूं कि अगर चुनिंदा लोग कहें कि सिर्फ और सिर्फ हमें यही उम्मीदवार चाहिए, पार्टी को कहें तो। और तीसरी बात तो चाहे पूरी पार्टी कहते तो भी नहीं लड़ना भाई। दूसरा देखो, यूं नहीं होता, आदमी को एक बार रहना चाहिए कि भाई अब इसके बाद में मैं नहीं, और पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर आओ। और ये पार्टी कोई राज करने के लिए थोड़ी है। इस पार्टी का थीम देखो, इस पार्टी में तो एक बहुत बड़ा थीम है जिसमें हम ये भी हमारा रहता है कि एक अखंडवाद, वो भी इस पार्टी का थीम है। हमें तो पीड़ा है, हमारे से पाकिस्तान क्यों गया, हमारे से अफगानिस्तान क्यों गया, हमारी तो वो पीड़ा है। पर हम तो उस पीड़ा के लिए लड़ने वाले। मेरे दिमाग में तो ये है ही नहीं कि राज करना, राज क्या होती है। राज तो मैं ये कहता हूँ सिस्टम को बदलो, और इस सिस्टम को बदल के और इस सिस्टम को वहां तक लेके आओ कि जिस दिशा में आज मोदी जी भारत को लेकर गए हैं, पूरा विश्व मोदी जी को देख रहे हैं। तो हम तो मोदी जी की जो चरणों पे कदम ताल है उनके ऊपर चल के, और उनका जो लक्ष्य है वो कंप्लीट कैसे हो, इसके लिए मेरा लक्ष्य तो उन पर चलने का है, राज करने का कतई नहीं है, और बार बार चुनाव लड़ने का भी कतई नहीं है। और एक बार मैं एमएलए बनता हूं तो दूसरी बार कम से कम मैं तो सिंबल नहीं मांगूंगा। दूसरी बार ये अगर पार्टी और लोग कहेंगे तो 2 चुनाव लड़ूंगा। तीसरा तो मेरे को कोई भी आके कह दे तो मैं तीसरा चुनाव नहीं लड़ूंगा। हनुमानगढ़ में रह के, लोगों के बीच में रह के मेरा जीवन व्यतीत करूंगा। मैं एक नई बात मैं बताता हूं, मेरे का आपका टाइम ज्यादा नहीं लगे, कि एसपी आम आदमी मिलने जाता है उससे 20 फीट, कम से कम 12-15 फीट दूर रहता है। हाँ, वहीं से बताओ क्या बात है। 1 मिनट में बताएगा, लाइन लगती है बाहर। ये अरे नहीं यार, ये सिस्टम को सुधार लो थोड़ा सा। मेरा ये मानना है, मेरा ये सौपन है कि एक जिले के अंदर, जैसे भगत सिंह मेमोरियल, मैं भगत सिंह जी का थोड़ा ज्यादा फॉलोअर हूं, भगत सिंह मेमोरियल लोकतांत्रिक सदन बन गए, उसके अंदर 2 घंटे एसपी, 2 घंटे कलेक्टर वहां बैठे और लोगों को ये कहे कि 2 घंटे आप उस सदन में आओ और हम बैठ के आपकी समस्या बताओ। और 2 घंटे के अगर कोई बाद में आएगा तो उसको लाइन में लगना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा। वो 2 घंटे जनता को दे दे, जनता की आधी समस्याएं उसी वक्त समाधान हो जाएगा जब एक एसपी और कलेक्टर आराम से, प्रेम से सुन ले और उनके सुन के तुरंत उसके निस्तारण का आदेश दे दे। इतनी तो बात है। और इसमें सरकार का पैसा नहीं लगता। ये काम क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा काम है। और अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं ये काम तो 100% करवा दूंगा। विधायक रहूं या नहीं रहूं, कि उनको 2 घंटे जनता को देने पड़ेंगे और आपको एक हॉल में बैठना पड़ेगा कि परिवादी, एक जिला लेवल का आदमी, जिला परिषद का मेंबर तक बात खड़ा रहता है 2 घंटे। अभी साहब मीटिंग में है, अभी साहब हुए, तो ये 2 घंटे दे दो भाई। 2 घंटे में आपकी कोई मीटिंग नहीं होगी, 2 घंटा जनता के लिए। एक चीज़ और, जो यहाँ के नेता मान्य, हम जो भी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ने वाले हैं या टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुरेंद्र जलंधरा जो हैं वो चुनावी दौर में बाहर निकले, इससे पहले कभी वो दिखे ही नहीं। उसके बारे में आप कहते हैं? मेरे पूर्व जो अभी प्रदेश अध्यक्ष थे श्री जी पूनिया, क्योंकि अभी वाले प्रदेश अध्यक्ष तो उनका कार्यकाल ज्यादा चित्तौड़गढ़ का रहा है, और श्री पूनिया जी का तो हमेशा से यही रहा है। वो कोई उनसे पूछे, बीजेपी की अगर कोई बात हो उनसे पूछे। मैं तो उनके साथ कभी कश्मीर का इशू था तो इस इशू से मैं जयपुर रहता था, पीड़ित था। मैं श्री पूनिया जी और विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हमने जयपुर दूरदर्शन पर कब्जा किया, और जयपुर दूरदर्शन पर कब्जा करने पर मैं सेंट्रल जेल रहा, और श्री जी के साथ मैं भी सेंट्रल जेल रहा, और मैंने तो मेरी लॉ के एग्जाम ही सेंट्रल जेल से दिए। और अगर इसी में एक और बात कहूं मैं, तो ये कि ऐसा कोई चुनाव नहीं या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिसमें मैंने और मेरी पत्नी ने
पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाई हो। और दूसरा ये कि मेरी पत्नी तो सेम, मेरी पत्नी जो महिला मोर्चे के अंदर स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर रही हुई है। और तीसरा ये कि मेरे खिलाफ मैं 18 साल सरकारी वकील रहा, कोई आदमी मेरे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, कोई मुझे बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकता, और कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही नहीं, तो कहना चाहिए उनको, अपनी इच्छा है। जैसा कि आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि हमारे साथ सुरेंद्र जलंधर जी बैठे थे, खास मुलाकात में इनसे बातचीत हुई है और तीखे भी सवाल हुए हैं, मीठे सवाल भी हुए हैं, हर तरह के सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। और बिल्कुल जैसे अनिल कपूर की फिल्म आई थी नायक, उसी के तौर तरीके से ये काम करना चाहते हैं। और हमारी चैनल और हमारी टीम की तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं कि उनको भाजपा की टिकट मिले। और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत।